सो हम लोग रोटेशन कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे रुके थे उसके आगे। तो अब हम लोग पहले इक्विलिब्रियम में जो ऑब्जेक्ट है, लीनियर इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों की बात करें अगर, सो बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम the center of mass of a body remains in equilibrium if the total external force acting on the body is zero. तो एक ऑब्जेक्ट लीनियर इक्विलिब्रियम में तब होगा जब sum of all the forces is equal to zero. So body is said to be in translational equilibrium if summation of all the forces is equal to zero. तब translational equilibrium होगा, right? So summation of all the forces, translational equilibrium x direction में है, so body is said to be in translational equilibrium in xy plane कर लो. If summation of fx is equal to zero as well as summation of fy is equal to zero, ये दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए अगर xy प्लेन में ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होना है, और अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होना है, ठीक है, for an object to be in rotational equilibrium, so for an object to be in rotational equilibrium, summation of torque in z direction, फोर्स अगर xy प्लेन में है तो टॉर्क z में होगा, है ना, क्योंकि फोर्स अगर xy प्लेन में है, force into perpendicular distance of line of action of force from the axis of rotation will give you the direction of the torque. So वो xy plane में कोई भी अगर तुम क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो जो डायरेक्शन आएगा वो z डायरेक्शन में ही आएगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम का. इसीलिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम में समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग इन z डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो. सो दिस इज द कंडीशन फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम. ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब ये बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट, ये हम लोग सर्कुलर मोशन में भी पढ़े थे फ्रिक्शन के समय, अभी भी देख रहे हैं. अभी जो हम लोग देखेंगे ये टॉर्क देखेंगे, टॉर्क जीरो करेंगे और उससे एंगल निकालेंगे. सो बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टर्न, तो लेट्स से ये एक साइक्लिस्ट है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो इसका जो एक फोर्स है, एक फोर्स नॉर्मल रिएक्शन होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इसका एक वेट होगा mg. उसके अलावा जो टायर का मतलब बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन का ये कंपोनेंट उधर था, मेन नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में होगा जो वेट को बैलेंस कर रहा है, क्योंकि टायर यहाँ पे है ना, इस पे, तो इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन n हो गया, और एक सेंटर के तरफ फोर्स लग रहा है. बेसिकली ये जो साइक्लिस्ट है वो साइक्लिस्ट, बिकॉज साइकिल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो साइक्लिस्ट के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, है ना.
साइक्लिस्ट साइकिल के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा और साइक्लिस्ट के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, क्योंकि साइक्लिस्ट क्या है, साइकिल के ऊपर है जो खुद एक एक्सेलरेटेड मोशन में है। बिकॉज साइकिल एक्सेलरेटेड मोशन में, सर्कुलर मोशन में मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है, तो साइकिल अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो साइकिल के ऊपर जो भी बंदा होगा उस पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा, है ना। कभी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्यूडो फोर्स लगता है, तो स्यूडो फोर्स बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स का स्यूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ होगा। सो दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। अब ये जो mv स्क्वायर बाय आर है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में mg लग रहा है। अगर किसी पॉइंट ए के अबाउट अगर हम लोग को नेट टॉर्क इस ए पॉइंट के अबाउट जीरो करना है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम में रखना है। अगर एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, साइक्लिस्ट इक्विलिब्रियम में है, सो since the cyclist is in equilibrium, so since the cyclist is in rotational equilibrium कर लो, तो बिकॉज रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, सो ये जो फोर्स है इस पॉइंट के अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट ए कर लो। ए पॉइंट के अबाउट जो एक तो mg के वजह से टॉर्क होगा, mg के वजह से जो टॉर्क होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और mv स्क्वायर बाय आर के वजह से जो टॉर्क होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो टॉर्क इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज इक्वल टू टॉर्क इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है यहाँ पे। मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में mg इंटू ad और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में mv स्क्वायर बाय आर इंटू cd। m और m कैंसिल हो गया, ठीक है। सो दिस विल गिव AD upon CD is V square by RG। AD ये है, CD ये है, AD डिवाइडेड बाय CD, ये एंगल अगर थीटा है, थीटा बोल तो जितने एंगल से ये वर्टिकल से एंगल बना रहा है वो थीटा है, तो ये जो थीटा एंगल है ये भी थीटा होगा एंटी, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और tan थीटा क्या हो जाएगा AD बाई CD। सो AD अपॉन CD is equal to tan theta is equal to V square by RG। So thus theta is equal to tan inverse V square by RG। क्लियर है? Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. अब एंगुलर मोमेंटम सो जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल about a point O is defined as, so angular momentum L is equal to R cross P, where P is the linear momentum, okay, and R is the position vector of the particle from the
given point. So r is position vector of the particle. And p is linear momentum. एंगुलर मोमेंटम का एक और, तो ये तो जो कोई पार्टिकल है उसका एंगुलर मोमेंटम है ना, पार्टिकल जो है उसका एंगुलर मोमेंटम। और दूसरा फॉर्मूला है रिजिड बॉडी, किसी रिजिड बॉडी का L इज इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है, वेयर I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी और ये हो गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m। क्लियर बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो अगर हम लोग याद करें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या था कि व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग, टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 0, देन वी से दैट द एंगुलर मोमेंटम इज सॉरी लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। सो अब यही नेट टॉर्क एक्टिंग, net external torque acting on a system of particle, if it is equal to 0, then we say that the angular momentum is conserved. So conservation of angular momentum तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है कि when the net torque external torque is equal to 0, हमें पता है external torque is equal to rate of change of angular momentum. Now if external torque is equal to 0, rate of change of angular momentum will be equal to 0. So that means angular momentum is constant. So if the total external torque so if the total external torque on a system is 0, its angular momentum remains constant. Clear बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया बच्चों?
लिख रहा हूँ। Yes, sir. लिखिएगा. लिख लिया। Now next example, a wheel is rotating at an angular speed omega about its axis, which is kept vertical. So let's say axis है, अब इसमें एक व्हील है जो रोटेट कर रहा है, angular speed omega about its axis, which is kept vertical. An identical wheel initially at rest is gently dropped into the same axle. तो एक दूसरा व्हील जो है, which आइडेंटिकल व्हील मतलब सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ही होगा क्योंकि आइडेंटिकल व्हील है. सो इनिशियली एट रेस्ट इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 रेडियंस पर सेकेंड होगा, is dropped into the same axle and the two wheels start rotating with a common angular speed. तो दोनों को सेम एक्सल में डाल दिया गया और उसके बाद ये दोनों व्हील जो है साथ में घूमना शुरू, ठीक है. So both these wheels started rotating with common angular velocity, let's say omega dash. Find the common angular speed. अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक्सटर्नल टॉर्क तो कुछ है नहीं, जो भी ये दोनों साथ में घूमते क्यों है, जब इस डिस्क को यहाँ पे नीचे लेके आओगे तो ये दोनों कांटेक्ट में आएगा और फ्रिक्शन के वजह से क्या है, ये डिस्क भी साथ में घूमने लगेगा नीचे वाले डिस्क के साथ, ऊपर वाला डिस्क नीचे वाले डिस्क के साथ फ्रिक्शन के वजह से साथ में घूमने लगेगा और फ्रिक्शन इन दोनों के लिए क्या हो गया है, इंटरनल फोर्स हो गया. तो अगर इंटरनल टॉर्क हो गया जो फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क होगा, अगर हम लोग ये दोनों जो व्हील्स हैं इनको अगर साथ में एक सिस्टम मानते हैं, so if both the wheels together are considered as a system, so if both the wheels together is considered as a system, then half I omega square, half I 0 square is equal to half into 2I omega dash square. ये 0 है, ये तो कैंसिल होके 0 ही हो गया, हाफ आई कैंसिल हो गया, ओमेगा डैश स्क्वायर is equal to omega square by 2. Omega dash is equal to omega by root 2. अरे यार हम एनर्जी कंजर्वेशन लिखा है, आई एम सो सॉरी बच्चों, मोमेंटम कंजर्व होगा, आई एम सो सॉरी. सो टोटल एंगुलर मोमेंटम will be conserved. So I into omega plus I into 0 is 2I into omega dash. So omega is equal to twice of omega dash, or omega dash is equal to
यहाँ पे लिख लेना as there is no external torque acting in the system. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Now angular impulse एंगुलर इम्पल्स को हम लोग J से रिप्रेजेंट करते हैं. J is equal to tau dt इंटीग्रल T1 to T2. तो देखो लीनियर जो इम्पल्स है, इम्पल्स क्या होता है? F dt होता है, force acting on any particle for a small time duration dt is represented as impulse. अब ये लीनियर इम्पल्स है, ये क्या है? एंगुलर इम्पल्स है ना. तो एंगुलर इम्पल्स इज टॉर्क इनटू dt, where time for which the torque is being applied on the system is from T1 to T2. So J is equal to torque dt, और हमें पता है torque is equal to rate of change of angular momentum, और torque dt is equal to change in angular momentum. तो ये जो फ्रॉम 1 and 2, ये जो टॉर्क dt है इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो जो एंगुलर इम्पल्स होगा दिस इज इक्वल टू dl का इंटीग्रल, दिस इज L2 माइनस L1, ये L1 से लेके L2 तक. तो L2 माइनस L1 या चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. So change in angular momentum is equal to angular impulse. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes. Now kinetic energy of a rigid body so kinetic energy of a rigid body rotating about a given axis so kinetic energy is equal to
हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लिख लिया बच्चों? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a wheel of moment of inertia I and radius r is free to rotate about its center as shown in the figure. Now a string is wrapped over its rim and a block of mass m is attached to the free end of the string. The system is released from rest. Find the speed of the block as it descends through a height h. मान लीजिए ब्लॉक डिसेंड होके यहाँ पहुंच गया, हाइट h नीचे हो गया, ठीक है। तो जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा, राइट। सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक is equal to gain in kinetic energy of block plus gain in kinetic energy of wheel. So loss in potential energy of the block कितना हो जाएगा, मास m है, ठीक है। So mgh, gain in kinetic energy of block means half mv square plus gain in kinetic energy of wheel half I omega square. अब हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर होता है, उससे रिप्लेस कर लेते हैं, है ना, क्योंकि हम लोगों को v का वैल्यू निकालना है h के टर्म्स में, तो ओमेगा को v के टर्म्स में चेंज कर लेंगे। सो दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई, ओमेगा को लिखते हैं v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सो दिस इज 2mgh, 2 लाके इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2mgh डिवाइडेड बाय m प्लस आई बाय आर स्क्वायर। So 2 mgh divided by m plus ir square raised to the power 1 by 2 is equal to speed v. यहाँ पे v स्क्वायर को कॉमन ले लिया हमने, तो m प्लस आई बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. आप कुशल, एकदम भयंकर बुलंद आवाज में तुम बोल रहे हो। हाँ सर, जोश है आज। क्यों, पढ़ाई अच्छे से हो रही है इसीलिए क्या? नहीं सर, ऐसी मतलब मजा आता है आईटी की क्लास में पढ़ने में। तो पूरे हफ्ते आईटी का ही क्लास कर देते हैं, सीबीएसई वाला हटा देते हैं।
हाँ सर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उर्जित से पूछ लो। सर पता नहीं। हाँ, पता नहीं सर। तुमको कुछ नहीं पता रहता। सर तुमको वो क्या ही तुमको बोलूं। नींद के बारे में पता रहता है, सोने के बारे में पता रहता है। नहीं, नहीं सर। कितने घंटे सोते हो? सर जितना मिलता है उतना। मतलब जितना मिलता है, मतलब तुमको 24 घंटा मिल जाए 24 घंटा सोओगे? नहीं सर, जैसे अगर अगले दिन छुट्टी है तो ज्यादा मिल जाता है, अगर स्कूल होता है तो कम मिलता है वैसे। चलो गुड गुड, लिख लिया ना सबने? हाँ सर। यस सर। चलिए अब हम लोग करेंगे पावर डिलीवर्ड एंड वर्क डन बाय टॉर्क। तो हम लोग को पता है पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, डी डब्ल्यू बाई डी टी हमारा पावर होता है। वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है वर्क एनर्जी थ्योरम से। सो डी के बाई डी टी। सो डिफरेंशिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है ना, तो हाफ आई तो बाहर हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी। 2 कट गया तो डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा होता है। आई ओमेगा अल्फा, आई अल्फा क्या हो गया? टॉर्क हो गया, टॉ इंटू ओमेगा। तो पावर किसके बराबर हो गया? टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है? यहाँ पे सर या फिर इसको आई ओमेगा इंटू अल्फा भी लिख सकते हैं ना? ये यहाँ पे लिखा हुआ है, बट जनरली हम लोग पावर, देखो हम लोग क्यों ऐसा लिख रहे हैं कि पावर को फोर्स इंटू वेलोसिटी लिखते हैं। यहाँ हाँ अच्छा। रोटेशन में टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी करने के लिए, इसीलिए इसको इस फॉर्म में लिखा है। हाँ ठीक है सर। ये तो पावर हो गया। अब वर्क डन हम लोग को निकालने बोल रहा है, तो हम लोग को पता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर डी थीटा। वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इंटू स्मॉल अमाउंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। भाई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता था वर्क डन, यहाँ पे बेसिकली टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वर्क डन हो जाएगा। और वर्क डन निकालना होगा तो इसी को इंटीग्रेट कर लेंगे, θ1 से θ2 एंगल तक टॉर डी थीटा। लिख लिया? यस। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग का फर्स्ट, अगर डिस्क्रीट मासेस है, मतलब अलग अलग मासेस हैं अगर डिस्क्रीट मासेस, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई इंटू आर आई स्क्वायर।
और यही कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर होता, in case of continuous mass distribution, we'll have I is equal to r square dn का इंटीग्रल. हो गया, लिख लिया. Yes, sir. Next example, consider a light rod with two heavy mass particles at its two ends. एक रॉड है बीच में, लाइट रॉड है, मतलब उसका मास कंसिडर नहीं करना है. इसके दोनों कॉर्नर पे दो हैवी मासेस लगे हुए हैं m1 और m2. लेट AB be a line perpendicular to the rod as shown in the figure. What is the moment of inertia of the system about the rod, about the axis AB? So moment of inertia of the particle so moment of inertia of the particle on the left is equal to m1 r1 square similarly moment of inertia of the particle on the right is m2 r2 square. Hence moment of inertia about AB is m1 r1 square plus m2 r2 square. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. ऑफ द सिस्टम कर लेना यार. Now three particles each of mass m are situated at the vertices of an equilateral triangle ABC. यहाँ पे भी एक मास m है, यहाँ पे भी एक मास m है, यहाँ पे भी एक मास. So three particles each of mass m are situated at the vertices of an equilateral triangle ABC of length of side L. सारे sides के, ठीक है, length L है. Now find the moment of inertia of the system about a line AX perpendicular to AB in the plane of triangle ABC. So पहले moment of inertia m के वजह से
So total moment of inertia so m into 0 square m into L square m into L by 2 square. So this is ml square plus ml square by 4. So this is 5 ml square by clear है बच्चों? Yes, sir. ये distance L by 2. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. तो लेट्स से हम लोग x डिस्टेंस पे एक सेंटर पे एक पॉइंट लिया है O और उसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस लिया है. उस एक्सिस से x डिस्टेंस पे dx विड्थ का एक एलिमेंट कंसीडर करो. ठीक है. मान लो इसका जो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड so mass per unit length of rod is equal to m by L. So mass of small element dx is equal to dm. This is mass per unit length m by L into dx. अब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल जो मास है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया di is equal to dm into x square. So m by L x square dx. Okay, this is di. So I is equal to m by L x square dx को हम लोग लिख सकते हैं x cube by 3. तो I is equal to m by L x cube by 3. और ये कहां से कहां तक x वेरी करेगा? x इस तरफ मतलब -1/2 से लेके +1/2 तक वेरी करेगा. L/2 सॉरी -L/2 से लेके +L/2 तक वेरी करेगा. So, तो इसको अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है m by L x cube by 3
इसको इंटीग्रेट कर लिया था हमने। और जो लिमिट लेंगे वो लेंगे एल का एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक, -l/2 से +l/2 तक। तो ml/3, so this is l cube by ml/3, ये l cube by 8 माइनस ऑफ minus plus of L cube by 8 होगी। So this is m by 3l था ना, तो L cube by 4 हो गया, m by 3l, L cube by 4, so this is ml square by 2। क्लियर बच्चों? Yes, sir. हाँ जी बच्चों, अब हम लोग ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रेक्टेंगुलर प्लेट का करेंगे। तो ये सब हम लोग डिराइव नहीं करेंगे, डेरिवेशन एच.सी. वर्मा में एक बार देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो बता देंगे। क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा और इतना टाइम है नहीं हम लोगों के पास। लेकिन हाँ, डेरिवेशन पता होना चाहिए, इसीलिए पता होना चाहिए कि तुम्हारे कोई भी बड़े क्वेश्चंस जो होते हैं एडवांस लेवल के, उन सब में इस तरह का कॉन्सेप्ट काफी काम आता है अगर आता है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए गिवन प्लेट, इस प्लेट का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, सो दिस इज I is equal to ml square by 12 और I is equal to mb square by 12। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए गिवन प्लेट इज ml square by 12 और mb square by 12। तो डिपेंड करता है किस एज के अबाउट। अगर ये AB के अबाउट निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ml square by 12 होगा। और यही अगर दूसरे वाले एज के अबाउट निकालेंगे, इस एज के अबाउट निकालेंगे, मतलब इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, मान लो ये एक्सिस CD है, तो CD के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया mb स्क्वायर बाई 12 है और AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 12। क्लियर? Yes. उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग, so moment of inertia of a circular ring is given by mr square now सर्कुलर डिस्क का अगर हम लोग को निकालना होगा, सो सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2 होता है। उसके बाद हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर से mr स्क्वायर होगा। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 हो गया।
हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू बाय थ्री mr² हो गया, और सॉलिड स्फीयर, ठीक है, ये हॉलो स्फीयर हो गया, और हॉलो स्फीयर के बाद सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² हो गया। क्लियर है? लिख लिया बच्चों? लिखा। हाँ सर, 1 मिनट लिखा हूँ। लिख लिया। Now, two important theorems on moment of inertia: theorem of parallel axis and theorem of perpendicular axis. So, theorems on moment of inertia. पहला, theorem of parallel axis. So let's say ये एक एक्सिस है, लेट्स से एक एक्सिस है ए बी, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट दिया हुआ है, और इस एक्सिस से डी डिस्टेंस पे एक पैरेलल एक और एक्सिस है सी डी. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डी is equal to moment of inertia about AB प्लस इसका मास अगर m है md² हो जाएगा, ठीक है. So that means moment of inertia about CD is equal to I naught plus md². मतलब जितने डिस्टेंस से हम लोग इसको पैरेलली एक्सिस को शिफ्ट करेंगे, m into that distance का स्क्वायर will give us the theorem of parallel axis. Now theorem of perpendicular axis. लेट्स से ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है.
सो अगर हम लोग को ये जो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई एक्स है, वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई है, और जेड एक्सिस के अबाउट आई जेड है, तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस आई जेड कहता है कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ये थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हो गया। क्लियर बच्चों? लिख लिया? यस सर। Find the moment of inertia of a uniform ring of mass m and radius r about a diameter. तो एक रिंग है, इसके डायमीटर के अबाउट हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये एक डायमीटर हो गया, दूसरा डायमीटर ये हो गया, ठीक है, और एक एक्सिस जो इसके परपेंडिकुलर है। डायमीटर के अबाउट मान लो ये आई एक्स है, आई वाई है, और ये आई जेड है। आई जेड का हम लोग को पता है यूनिफॉर्म रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है, राइट। एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है। ऑल्सो आई एक्स और आई वाई सिमेट्रिकल है, तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। सो बाय थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस we have Ix plus Iy is equal to Iz. So since Ix is equal to Iy, we can write that twice of Ix is equal to mr square. Moment of inertia about x-axis is mr square by 2. Clear है? Now next है, सर लिख रहा था। अच्छा एक सेकंड, हो गया। अब ये कह रहा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a solid cylinder of mass m and radius r about a line parallel to the axis of the cylinder and on the surface of the cylinder. मतलब मान लो ये सिलेंडर है, ठीक है, इसके एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ना। सॉलिड सिलेंडर का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 2/5 mr स्क्वायर। हम लोगों को इसके सरफेस पे
इसके पैरेलल जो एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आई डैश इज इक्वल टू, ये कितने डिस्टेंस से शिफ्ट कर रहे हैं पैरेलली, r डिस्टेंस है, सो मतलब 2/5 mr² plus of mr², so this is 7/5 mr². क्लियर बच्चों? क्लियर? Yes, sir. यस अब इसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? सो रेडियस ऑफ गायरेशन k ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज, किसी भी ऑब्जेक्ट का रेडियस ऑफ गायरेशन k इज डिफाइंड एज mk²। जैसे इसी में अगर हम लोग बात करें, सो मान लीजिए हम लोगों का ये डिस्क का यूनिफॉर्म डिस्क है, उसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, तो फॉर अ यूनिफॉर्म डिस्क हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mr²/2 है, और ये किसके बराबर हो जाएगा? mk² के बराबर, और k का वैल्यू निकालना है, m और m हटा दिए, k² इज r²/2, k इज इक्वल टू r/√2। तो बेसिकली ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जहाँ पे ये बोला जाता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर उसको रिप्लेस कर दे, मतलब उसके पूरे मास को एक रिंग पे डाल दे, है ना, रिंग के शेप में उस पूरे मास को डाल दे, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, है ना, तो उस रिंग का जो रेडियस होगा, राइट, दैट रेडियस इज नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन। हमने ये टोटल मास डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ये टोटल मास डिस्ट्रीब्यूट कर लिया यहाँ पे, है ना, और अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियल बॉडी यूनिफॉर्म डिस्क का और ये वाले रिंग का सेम होना है, तो mk² इज mr²/2, उससे k का वैल्यू निकल गया, where k is the radius of that ring whose moment of inertia is same as the moment of inertia of uniform disk. Clear है? Yes, sir. ठीक है, इसको लिख लो एंड विल स्टॉप हियर फॉर द डे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मतलब अगले हफ्ते करेंगे। कल के क्लास में हम लोग वो एसी करंट वाला खत्म कर लेंगे, जो भी ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है बच्चों? यस सर। Yes, sir. लिख लिया इसको? यस। चलो बाय, टेक केयर। थैंक यू सर, बाय। Thank you, sir.